सर्वेश भाई, मंदिर इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। मंदिर देश के लिए इम्पोर्टेंट है या सिर्फ बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है? बस मुझे नहीं पता आपने ये सवाल मुझसे इस तरह क्यों पूछा है। इस देश के लिए राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सिंबल है। भगवान राम हर व्यक्ति के मन में बसता है, हमारी आस्था का प्रतीक। पूछ रहा हूँ सर, आप खुद ही कह रहे हैं भगवान राम तो मंदिर में क्या मन मन में बसते हैं, घर में बसते हैं, आदमी के अंदर बसते हैं, तो फिर मुद्दा मंदिर का क्यों? जो 3 फार्म बिल्स मोदी जी लेके आए थे वो एक रिवोल्यूशन थी, क्रांति थी। सर वो क्रांति थी तो मोदी जी तो माफी मांगे सर। मोदी जी ने माफी मांगी इस बात के लिए कि शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रही होगी। दूसरा, हम लोगों को समझा नहीं पाए, ये नहीं कहा कि फार्म बिल्स गलत थे। अगर वो वाकई बहुत अच्छी चीज़ थी शुरान साहब, मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ, अगर वो अच्छी चीज़ थी तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ले आते। यूपी में हम तो 3 फार्म बिल लेके आए थे जी, हमने बड़ा आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया था, इसी के नाम पे वोट दे दो। बीज की, खाद की, जिस चीज की जरूरत है उसको समय पर देना, ये बीजेपी का काम है। हम हरियाणा के इस बैकवर्ड क्षेत्र में रहते हैं जहां टेल तक पानी पहुंचाने का काम है, वो बीजेपी का। ना तो टेल तक पानी पहुंच रहा है, ना समय पे खाद मिल रही है, लाइनें देख रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, खाद नहीं मिल रही किसानों को। ये किसान लोग देख भी रहे हैं, आपको कमेंट करेंगे फिर। यूपी का जाट माननीय योगी जी को पसंद करता है, योगी जी की नीतियों को पसंद करता है। कोई एक मिसाल सर आप दे पाएं जिससे मैं ये मान लूँ और ये लोग भी मान लें कि जाट बीजेपी से बहुत खुश है। हरियाणा के नेता शुरान साहब वो भी जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं और भी दूसरे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया कि स्टार प्रचारक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा थे। आपकी पार्टी के भी लोग जा रहे हैं। ये जाते हैं, ये पिकनिक बनाने जाते हैं, इनके वाकई वहाँ वोट होते हैं? ईमानदारी से बताना ये क्या है, मतलब ये वाकई प्रोपोगंडा है, शोशेबाजी है, ये दिखाते हैं, यहाँ फोटो छपाते हैं अखबारों में आके, देखिए फलानी विधानसभा के ऑब्जर्वर हैं हम, फलानी विधानसभा के हम वो बना दिए गए, फला कर दिए गए हैं। इनके पल्ले वोट होते हैं कि नहीं होते हैं? हरियाणा की बात भी कर लेते हैं। सुरान साहब, आपने किसान आंदोलन था, एक बयान दे दिया आपने, जब सारे जाट खिलाफ थे सरकार के, बीजेपी के, आप अकेले ऐसे बीजेपी के जाट नेता थे जिसने ये कह दिया कि मैं करवाऊंगा, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की रैली कराऊंगा, कोई रोक के दिखा दे। और खट्टर साहब ने भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपका नाम ले दिया, कहते हमारे दादरी में साथी हैं वकील साहब, उन्होंने किया और जब वो समय मांगेंगे मैं समय दे दूंगा। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सब आपकी नाटकबाजी थी, आपकी सेटिंग थी। इधर से आपने बयान दे दिया, उधर से खट्टर साहब ने कह दिया माहौल ठीक करने के लिए, अदरवाइज तो किसान आंदोलन भी खत्म हो गया, रैली कहाँ है? सर्वेश भाई, इस प्रदेश के अंदर एक गलत बात ये हो रखी है कि ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर पंजाबी है, ये जाटों के खिलाफ है, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है। और ऐसा ही मैसेज सीएम हाउस में देने का प्रयास किया गया है कि आप पंजाबी हो इसलिए जाट आपके खिलाफ है। ये हमारा सौभाग्य है, हरियाणा के लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मनोहर लाल जैसा व्यक्ति इस हरियाणा का मुख्यमंत्री है जो ईमानदारी से अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहा है। ऑनेस्ट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर। सर ऑनेस्टी पे बात बता दूं सर, ऑनेस्टी पे आपके एससी से अधिकारी पकड़े जाते हैं, कितना करप्शन हो रहा है एचएससी में और में नौकरियों में। देखो, ऐसी धरती पर कोई जगह नहीं है जहां क्राइम नहीं होता। इंपॉर्टेंट है क्राइम का पकड़ा जाना। और सेकेंडली, किसी भी इशू में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, एमएलए, एमपी का, सीएम का कहीं कोई नाम नहीं आना, इसको कहते हैं ऑनेस्टी। क्राइम तो रहेगा जब तक नाम तो सरकार आने नहीं देती ना। अगर आपकी जांच पारदर्शी होती, ट्रांसपेरेंसी उसमें होती तो नाम भी आ जाते हैं जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, जनता को पता है। लेकिन क्या लगता है कि खट्टर सरकार ने करप्शन को जीरो कर दिया, बंद कर दिया? प्रयास 101 प्रयास सर, प्रयास ही है बीजेपी के पास में, किया कुछ नहीं है। प्रयास देखेंगे, करेंगे। आप पैसे से एडवोकेट हो, तहसील के करप्शन की जानकारी है आपको? कितना करप्शन है? मुझे तहसील के हर करप्शन की पूरी जानकारी है, मैं पेशे से वकील हूं। करप्शन है कि नहीं है? कि बहुत कदम उठाए, करप्शन है। शुक्र है आपने ये नहीं कहा करप्शन हमने खत्म कर दिया, करप्शन तो आप मान ही रहे हैं। हरियाणा का कोई एमएलए, एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार के कहीं भी करप्शन में कहीं शामिल नहीं है, किसी पर कोई फिंगर भी नहीं उठी है। चलो आपने क्लीन चिट दे दी, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें से आपने स्क्रीनिंग कर दी और उनको सबको क्लीन चिट दे दी, शामिल नहीं है? वो भी लोग बताएंगे या जनता बताएंगी। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, हमारा जो चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के नेता हैं एडवोकेट सुनील शोरान। यूपी में इलेक्शन है, जाटों पे कहानी टिकी हुई है, इसी पे बात करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यूपी के जाट भी हरियाणा की तरह ही बीजेपी को पसंद नहीं करते, योगी के लिए कितनी मुश्किल है? सर्वेश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, बहुत अच्छी व्यूवरशिप है। और ये जो सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब चीज़ें जब पार्ट ऑफ डिस्कशन होती है और एक पब्लिक तक ये जाती बात, तो बहुत से भ्रम क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपका सबसे पहले इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि इस इंपॉर्टेंट इशू पर आप डिस्कशन के लिए आगे आए।
ये एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जाट कहीं भी बीजेपी से नाराज है। ना तो हरियाणा का जाट बीजेपी से नाराज है, मैं पहले भी कह रहा था, और यूपी का जाट तो प्रो बीजेपी है। बीजेपी के साथ जाट ये मान के चलो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला आदमी है। कारण जो बीजेपी की पॉलिसीज है, नीतियां हैं, जाट समाज भी मोटा मोटी वैसे ही विचारधारा, वैसे ही विचार रखने वाला आदमी है। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हरियाणा के अंदर कम्युनिकेशन गैप रहा, चीजें प्रॉपरली कम्युनिकेट हो नहीं पाई, इस कारण ये भ्रम की स्थिति पैदा होगी। यूपी में तो ऐसा कोई माहौल है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। यूपी का जाट माननीय योगी जी को पसंद करता है, योगी जी की नीतियों को पसंद करता है। कोई एक मिसाल सर आप दे पाएं जिससे मैं ये मान लूँ और ये लोग भी मान लें कि जाट बीजेपी से बहुत खुश है, योगी जी को पसंद कर रहा है। सबसे बड़ी बात, आपको इस क्वेश्चन को इस तरह लेके जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो ईमानदारी से नौकरियां, जो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, नीतियां अगर बढ़िया होती है तो ना तो मोदी जी को इतनी रैलियां करने की जरूरत थी, ना अमित शाह को वहां पे आने की जरूरत थी। रोड रोड घूम रहे हैं, गली गली नाप रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि धरातल पे क्या है। सर्वेश भाई, बीजेपी के लिए चुनाव हमेशा यही चीज होती है कि हम अपनी नीतियां लोगों तक लेके जाते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस लोगों तक लेके जाते हैं, और उसका तरीका ये है कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि साहब हमने ये काम किया, आने वाले समय में हम ये काम करने वाले हैं, और उसी आधार को लेकर लोग बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। लोग तो सर ये कह रहे हैं अगर आपके पास में मंदिर का मुद्दा नहीं होता तो आपकी फिगर 2 आंकड़े भी पार नहीं कर पाती। सर्वेश भाई, मंदिर इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। मंदिर देश के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है? बस मुझे नहीं पता आपने ये सवाल मुझसे इस तरह क्यों पूछा है। इस देश के लिए राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सिंबल है। भगवान राम हर व्यक्ति के मन में बसता है, हमारी आस्था का प्रतीक। पूछ रहा हूँ सर, आप खुद ही कह रहे हैं भगवान राम तो मंदिर में क्या मन मन में बसते हैं, घर में बसते हैं, आदमी के अंदर बसते हैं, तो फिर मुद्दा मंदिर का क्यों? ये सिंबल है कि एक विदेशी आक्रांता ने आके हमारी आस्था के प्रतीक को तोड़ा, उसे दोबारा इरेक्ट करना जरूरी है। ये हमारी ताकत को शो करता है, हमारे विश्वास को शो करता है, और किसी भी रेस को आगे बढ़ने के लिए इन सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये जरूरी है। भगवान राम दिल में बसते हैं, ये भी सही है, उसके साथ साथ ऐसे जो पूजा के स्थल हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। किसान बीजेपी को नहीं मानता, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? बीजेपी क्या कहती है, किसान को मानती कि नहीं मानती है? दूसरी बात जाट की बात हो रही थी। मेजोरिटी वो जो पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो है वो जाट कम्युनिटी से आता है। आप उन जाटों को किसान मानते कि नहीं मानते? सर्वेश भाई, जाट एक किसान कौम है। अच्छी बात है कि जाट आज हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मेजोरिटी जाट्स खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जो 3 फार्म बिल्स मोदी जी लेके आए थे वो एक रिवोल्यूशन थी, क्रांति थी। ये अलग बात है कि भाई चीजें प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो। अगर सर वो क्रांति थी तो मोदी जी तो माफी मांगे सर। मोदी जी ने माफी मांगी इस बात के लिए कि शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रही होगी। दूसरा, हम लोगों को समझा नहीं पाए। ये नहीं कहा कि फार्म बिल्स गलत थे, वो इस क्रांति का प्रतीक थे, और वो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, जो खेती को पीछे पुल कर रही है, उसको पुश करने के लिए नए। अगर वो वाकई बहुत अच्छी चीज़ थी शुरान साहब, मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ, अगर वो अच्छी चीज़ थी तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ले आते। यूपी में हम तो 3 फार्म बिल लेके आए थे जी, हमने बड़ा आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया था, इसी के नाम पे वोट दे दो। सर्वेश भाई, मैं जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई हम समझा नहीं पाए, थोड़ा समय लगेगा, चीजों को दोबारा कम्युनिकेट की जाएंगी, समझाया जाएगा, और जो लोग ये समझे भी गए, लोग इस बात की डिमांड भी करेंगे। जिन 3 फार्म बिल्स को आज विड्रा किया गया है, लोग खुद डिमांड करेंगे कि इनको दोबारा से लागू किया जाए। एक बात। दूसरा, मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था कि एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ा के अगर किसी ने देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। डायरेक्ट बेनिफिट्स देने वाले का काम किया तो वो बीजेपी है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट, जब बीज की, खाद की, जिस चीज की जरूरत है उसको समय पर देना, ये बीजेपी का काम है। हम हरियाणा के इस बैकवर्ड क्षेत्र में रहते हैं जहां टेल तक पानी पहुंचाने का काम है, वो बीजेपी का। ना तो टेल तक पानी पहुंच रहा है, ना समय पे खाद मिल रही है, लाइनें देख रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, खाद नहीं मिल रही किसानों को। ये किसान लोग देख भी रहे हैं, आपको कमेंट करेंगे फिर वो, आपको समय पे आप नहीं दे पा रहे हो आप। कभी कभी ऐसे इश्यूज हुए हैं, जैसे इस बार खाद की कुछ किल्लत आई जहां दिक्कतें हुई लोगों को, लेकिन इसके अलावा पिछले 6 साल से कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आइंदा कभी नहीं आएगी, और लोग इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं सर्वेश भाई नहीं करते, और यही कारण है कि दोबारा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, दोबारा से ऊपर सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी, 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर बीजेपी को मिली, मैसिव मेजोरिटी की सीटें
उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली, उसका कारण ही ये है सर्वेश भाई कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हैं। आम किसान वो मानते हैं चीज़ों को कि ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देते हैं, ये ईमानदारी से गवर्नमेंट देते हैं। जिस प्रकार का सड़कों का जाल योगी जी ने बिछाया है, जैसे अपराध मुक्त यूपी को करने का काम किया है योगी जी ने। अपराध मुक्त की तो एक मिसाल मैं दे देता हूँ। आपके गृह मंत्री हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप लगे, गाड़ियां चढ़ा दी किसानों के ऊपर। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? बिल्कुल गलत सर्वेश भाई। उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और आज वो जेल के अंदर है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ना तो चार्जशीट फाइल होती, ना वो जेल जाता। वो जेल जाता, वो इस बात को शो करता है कि कानून अपना काम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सुरान साहब ये भी कहते हैं कि दो लोग हैं, दो युवा हैं यूपी के, पूरी बीजेपी की नाक में दम किया हुआ है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, दोनों मिले हैं और पूरी सरकार जो है आपकी घुटनों पे आ गई है, पैरों पे पैदल चल रही है, गली गली नाप रही है, मोहल्ले मोहल्ले जा रही है, लोगों से हाथ जोड़ रही है, बचा लो, इस बार फिर से मौका दे दो। 2024 का सवाल है सर्वेश भाई। ये तो हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। लोगों के बीच तो अपनी नीतियों को लेकर आपको जाना ही पड़ता है। यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जिन दो युवाओं की आप बात कर रहे हो, उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस चुनाव को लड़ें तो लड़ें किस तरह से, किसको टिकटें दें, किसको टिकटें ना दें। वो तो कंफ्यूजन की स्टेट में है। हालात तो उनकी ये है। बीजेपी एक स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेबल गवर्नमेंट चलाई है बीजेपी ने। लोग दोबारा उस पर विश्वास कर रहे हैं, दोबारा वोट दे रहे हैं। हरियाणा के नेता शुरान साहब वो भी जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं और भी दूसरे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया कि स्टार प्रचारक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा थे। आपकी पार्टी के भी लोग जा रहे हैं। ये जाते हैं, ये पिकनिक बनाने जाते हैं, इनके वाकई वहाँ वोट होते हैं? ईमानदारी से बताना, ये क्या है? मतलब ये वाकई प्रोपोगंडा है, शोशेबाजी है? ये दिखाते हैं, यहाँ फोटो छपाते हैं अखबारों में आके, देखिए फलानी विधानसभा के ऑब्जर्वर हैं हम, फलानी विधानसभा के हम वो बना दिए गए, फला कर दिए गए हैं। इनके पल्ले वोट होते हैं कि नहीं होते हैं? सच्चाई सर्वेश भाई, आप हर बार सवाल को इस तरह क्यों लेके जा रहे हो? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम है कि लोगों तक आप अपनी नीतियों को लेके जाओ। सिंपल 2+2=4। नीतियां ले जाने के लिए आपको लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। बाहर से दूसरी नीति तो सर ले जाए, लेकिन क्या यूपी में आदमी कम पड़ गए थे क्या? हरियाणा वाले वहां जाके नीति बताएंगे, वो नीति उनको समझ में आएगी, वहां के लोगों को, फिर वो वोट देंगे। आप इसको इस तरह ना लें। इसको अदरवाइज भी एक तरीका इसको लेने का। जब बाहर का कोई व्यक्ति आता है जिसके पास समय है, रिसोर्सेज हैं, तो वो भी अपनी बातों को और अच्छे से शेयर कर पाता है। दूसरा, कनेक्शंस तो सबके होते हैं, रिलेशन सबके होते हैं। चीज़ों को कहीं कोई रुस्सा मनाई है, कहीं कोई ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें आप, वही मैं कह रहा था, कम्युनिकेशन नहीं कहीं कम्युनिकेट हो पा रही, तो बाहर के आदमी जाके भी इस बात की चर्चा करते हैं। वोट तो यूपी के लोगों को ही देना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नीतियां सबके साथ साझा करे। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा हरियाणा की बात भी कर लेते हैं। सुरान साहब, आपने किसान आंदोलन था, एक बयान दे दिया आपने, जब सारे जाट खिलाफ थे सरकार के, बीजेपी के, आप अकेले ऐसे बीजेपी के जाट नेता थे जिसने ये कह दिया कि मैं करवाऊंगा, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की रैली कराऊंगा, कोई रोक के दिखा दे। और खट्टर साहब ने भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपका नाम ले दिया, कहते हमारे दादरी में साथी हैं वकील साहब, उन्होंने किया और जब वो समय मांगेंगे मैं समय दे दूंगा। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सब आपकी नाटकबाजी थी, आपकी सेटिंग थी। इधर से आपने बयान दे दिया, उधर से खट्टर साहब ने कह दिया माहौल ठीक करने के लिए, अदरवाइज तो किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। रैली कहाँ है? सर्वेश भाई, ये सही बात आपने कि वो किसान आंदोलन अब नहीं रहा। सरकार ने तीनों कृषि कानून विड्रॉ कर लिए, तो वो हालात तो रहे नहीं। रही बात, जैसे आपने कहा कि मेरी नाटकबाजी थी, सर्वेश भाई आपको खुद ध्यान होगा कि वो क्या माहौल था। और मैं तो खुद एडमिट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर्स थे, एक समय वो भी बैकफुट पर आ गए थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था कि अपने समाज को, और मैं उस दिन भी कहता था, आज भी मैं ये कहता हूँ, ये जाटों का आंदोलन था, जाटों के द्वारा किया गया आंदोलन था, और ये बड़ा ज़रूरी था कि उन जाटों के साथ ये बातें शेयर की जाए। और मैं हर प्लेटफॉर्म पर कोशिश की उन तीनों फार्म बिल्स के फ़ायदे बताने की। और जब एक समय ऐसा आया कि ये कहा कि हम बीजेपी के लीडर्स को घुसने नहीं देंगे, तब भी मेरा यही मन था अपने जाट भाइयों से कहना कि भाई जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। मैं भी तरीका के तैयारा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस चरखी दादरी की धरती पर इनवाइट करूंगा। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, नाटक था, ड्रामा था, आप दोनों की मिली भगत थी। मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात को चीफ मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वकील साहब जब भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा। अब ये है कि उसके बाद हालात ये हुए कि ये विड्रॉ हो गया। उनको आ जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा, आपने तो कहा था आ जाओ। साहब, कानून विड्रॉ हो गए, उसके बाद ये कानून विड्रॉ हो गए, अब नई परिस्थितियां हैं। मैं बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर साहब से इस बारे में मिलने वाला हूं। और अब वो हालात तो है नहीं, अब चीफ मिनिस्टर को देखना है कि कैसे, ये उनका प्रिविलेज है,
कि उनको अब कैसे चीज़ों को मूव ऑन करना है। मेरी तरफ से तो ये ऑफर फिर दोबारा रहेगा उनको, लेकिन आज वो पुराने वाली परिस्थितियां नहीं है। आज सीएम साहब के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे हरियाणा को आसानी से वो ट्रेवल कर सकते हैं। फिर भी मैं मेरी तरफ से दोबारा प्रयास करूंगा। ये करना ही चाहिए सर। लोग कहेंगे इस वीडियो के बाद में भी लोग कहेंगे, हमने तो याद दिला दिया आपको कि आपने क्या कहा था, सीएम साहब ने क्या कहा था, और मुद्दा गया तो बात भी गई। नहीं, आप मेरी बात समझिए, अपना इरादा कोई लाइमलाइट में आने का नहीं था। अपना इरादा किसी चीज को कोई अट्रैक्शन लेना नहीं था। अपना इरादा अपने जाट भाइयों को ये बताना था कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, जिस प्रकार से तुमने ये ब्लॉकेड पैदा कर दी ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये गैर लोकतांत्रिक है, और मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं। और ये जरूरी था कि जाट कम्युनिटी के लोग निकल के इस चीज के लिए सामने आए। सर्वेश भाई, इस प्रदेश के अंदर एक गलत बात ये हो रखी है कि ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर पंजाबी है, ये जाटों के खिलाफ है, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है। और ऐसा ही मैसेज सीएम हाउस में देने का प्रयास किया गया है कि आप पंजाबी हो इसलिए जाट आपके खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जब कहीं कुछ होता है जाटों को भी एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की जरूरत है, एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, वो चाहे किसी जाति का हो। और ये हमारा सौभाग्य है, हरियाणा के लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मनोहर लाल जैसा व्यक्ति इस हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जो ईमानदारी से अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहा है। सर, आपने कहा कि प्रयास देने का, ऐसा करने का प्रयास, मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रो पंजाबी हैं, जाटों के खिलाफ हैं। सर, धुआं कहाँ से निकलता है? जहाँ पे कुछ होता है वहीं से तो धुआं निकलता है। ये ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो विपक्ष है उसके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो वो इस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाने की कोशिश भी करता है। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो धरातल पर कहीं नहीं होती और वो फैला दी जाती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो फैलाई जा रही है। आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। आज बजट की चर्चा हुई है लोकसभा में, और सर क्रिप्टो करेंसी में एक युवा वर्ग जो था, जो एमएनसी में काम करते हैं बड़े बड़े, वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे। उनको लगता था कि उनका सिक्योर है। आपकी सरकार ने आकर ऐसा पत्ता खोल दिया, उनका सत्यानाश हो रहा है। अब उस पर कमेंट्स आ रहे हैं बुरे बुरे सरकार के खिलाफ। 30% का आपने टैक्स लगा दिया जो उससे इनकम होगी। क्यों बर्बाद कर रही है युवाओं को सरकार? मुझे लगता है पॉजिटिव पार्ट है। अब तक क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एल सेल्वाडोर, किसी भी कमाई पे, किसी भी चीज पे 30% का टैक्स। मेरी बात सुने, एल सेल्वाडोर जैसे कंपनी है, उन्होंने तो क्रिप्टो करेंसी को अपने देश की करेंसी मान लिया। डॉलर के साथ साथ वहां ये एक लीगल टेंडर है। इस दुनिया के अंदर जब तक इंटरनेट है तब तक मेरा सवाल उस पर नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार जो 30% कर लेने की बात कर रही है, टैक्स लेने की बात कर रही है, ये क्यों कर रही है? सर्वेश भाई, जब जिस चीज में इनकम अच्छी है, अगर कोई चीज आपको अच्छा रेमुनरेशन दे रही है, आपको अच्छी इनकम दे रही है, तो आपको सरकार को टैक्स पे करने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत क्या है? वो टैक्स तो अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है। अब तक तो हालात ये थे कि लोगों को पता ही नहीं था। 6-7 लाख करोड़ के आसपास हिंदुस्तान के युवाओं ने या हिंदुस्तान के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि ये लीगल है, इलीगल है, गवर्नमेंट अब क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या फैसला लेगी। मैं तो बधाई देता हूं हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी जी को, निर्मला सीतारमन को, कि ये जो एक फिक्स की स्थिति थी इससे क्लियर कर दिया। दूसरी बात सर, नगर परिषद के चुनाव होंगे। आज सोचता है कि यूपी चुनाव के बाद में सरकार करा पाएगी, हिम्मत करा पाएगी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं सरकार की, टेन्योर उनका पूरा हो चुका है। लेकिन आपकी बीजेपी गवर्नमेंट, खट्टर सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि इलेक्शन में उनके लोग उतरें। जब भी चुनाव कराएगी, दादरी का भी चुनाव होना है, और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के टिकट लेने वाले हैं ही नहीं। सर्वेश भाई, जब विधानसभा का चुनाव था तो आपको अंदाजा नहीं है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से 30-30, 40-40 लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। यही हालात नगर परिषद के चुनाव तो सर आपने शगुफा छेड़ दिया 75 पार, अब की बार इस शगुफे के से आप तिर गए। यही हालात जब नगर परिषद के चुनाव आएंगे तब होंगे। आपको आप कह रहे टिकट लेने वाले, बीजेपी के लिए दिक्कत ये रहेगी कि किसको टिकट दें, इतने लोग टिकट मांगने वाले। कहावत है, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने एक शगुफा छेड़ा था कि इस बार 75 पार, और लोगों को पता लग गया ये कौन सी 75 पार थी। अब वो चीज भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस बात को काठ की अंडी कर रहे हैं। ऑनेस्ट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर। सर ऑनेस्टी पे बात बता दूं सर, ऑनेस्टी पे आपके एससी से अधिकारी पकड़े जाते हैं। कितना करप्शन हो रहा है HSC में और में नौकरियों में। साहब इसको ही तो कहते हैं, देखो ऐसी धरती पर कोई जगह नहीं है जहां क्राइम नहीं होता। इंपॉर्टेंट है क्राइम का पकड़ा जाना, और सेकेंडली किसी भी इशू में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, MLA, MP का, CM का कहीं कोई नाम नहीं आना। इसको कहते हैं ऑनेस्टी। क्राइम तो रहेगा जब तक नाम तो सरकार आने नहीं देती ना। अगर आपकी जांच पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंसी उसमें होती, तो नाम भी आ जाता है। जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं जनता को पता है, लेकिन आप ये कुछ काम ऑपोजिशन के लिए भी छोड़ दें। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी, या ये जो ऑपोजिशन है इसको कहीं भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस चीज में इन्वॉल्व है,
तो आपके सामने सीधी बात है, ऑपोजिशन बैठी वो सामने लेके आपको क्या लगता है कि खट्टर सरकार ने करप्शन को जीरो कर दिया, बंद कर दिया? प्रयास 101 प्रयास सर, प्रयास ही है बीजेपी के पास में, किया कुछ नहीं है, प्रयास देखेंगे करेंगे। ये जो देखो साहब, जो सर्विसेज लेते हैं, सरल सेवा केंद्र जैसी जो ये व्यवस्था दी है, ये मैं कह रहा हूं ये एक बेंचमार्क है किसी भी स्टेट के लिए, जो सर्विसेज का ऑनलाइन किया जा रहा है। सर आप पेशे से एडवोकेट हो, तहसील के करप्शन की जानकारी है आपको? कितना करप्शन है? मुझे तहसील के हर करप्शन की पूरी जानकारी है, मैं पेशे से वकील हूं, और मुझे ये जानकारी है कि इसको कर्ब करने के लिए हरियाणा की करप्शन है कि नहीं है, कि बहुत कदम उठाएं। करप्शन है कुछ लेवल पर, मैं नहीं मना करता, लेकिन उसको कर्ब भी वहीं किया जा रहा है। शुक्र है आपने ये नहीं कहा करप्शन हमने खत्म कर दिया, करप्शन तो आप मान ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में करप्शन इज अ क्राइम नहीं खत्म हो सकता, क्राइम को रोका जाता है, और उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं ये कहता हूं कि जो हमारी जो फ्लैगशिप बात है वो ये है कि हरियाणा का कोई एमएलए, एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार के कहीं भी करप्शन में कहीं शामिल नहीं है, किसी पर कोई फिंगर भी नहीं उठी है। चलो आपने क्लीन चिट दे दी, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें से आपने स्क्रीनिंग कर दी और उनको सबको क्लीन चिट दे दी, शामिल नहीं है? वो भी लोग बताएंगे या जनता बताएंगी। आखिरी सवाल सर ये है कि यूपी इलेक्शन का हरियाणा पे क्या असर पड़ेगा? यूपी में आपकी वो सीटें नहीं आ रही हैं जो आप मान के चल रहे थे, और जब खराब प्रदर्शन होगा तो हरियाणा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, खास करके पंजाब इलेक्शन का भी हरियाणा पे? ये आखिरी सवाल। ये सही बात है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इलेक्शन ही बताता है कि उसने कैसा काम किया, कैसा नहीं किया। ये सबको स्वीकार करना चाहिए, और जनता का जो मैंडेट आए उसको सबको उसको मानना चाहिए। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो अल्टीमेटली हरियाणा में भी लोगों के मन में ये रहेगी कि सरकार में जरूर ना कोई कमियां थी। लेकिन मैं आपके फैक्ट्स को करेक्ट करूं, पिछली बार से ज़्यादा सीटें यूपी के अंदर बीजेपी की आ रही हैं, पंजाब में भी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगी, और इन बेसिस पर और साथ साथ माननीय मनोहर लाल के काम पर हरियाणा के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस और बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली हैं। एडवोकेट सुनील शुरान कह रहे हैं कि पंजाब में पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और यूपी में भी सीटें ज़्यादा आएंगी। इनसे फिर मिलेंगे, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, और इन सीटों पे ही बात करेंगे जिस दिन मिलेंगे। आप अपने खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि क्या वाकई जो हमने मुद्दा शुरू में लिया था कि जो जाट वोट बैंक है, जाट कम्युनिटी है, हरियाणा की तरह क्या यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ है या फिर नहीं? आप खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।